कंपनी। पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा और ये पता लगाया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में अगर हम देखें पार्टनरशिप के रिसोर्सेज ज्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ रही थी। वो क्या कि 20 की लिमिटेशन आ गई थी। एज ए इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पर कोई भी व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, उसकी क्रेडिट कोई अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। तो 20 आदमियों की भी क्रेडिट की एक लिमिटेशन आ जाती है। हमें कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नया फॉर्म निकाला गया और उस फॉर्म का नाम क्या रखा गया? कंपनी। इस कंपनी की एक डेफिनेशन क्या दी गई? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट, company means the company formed and registered under the act and includes an existing company formed and registered under any of the provisions of the Companies Act। वाह, एक्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। तेरा घर कहां है? मेरे घर के सामने। मेरा घर कहां है? तेरे घर के सामने। हम दोनों के घर कहां है? आमने सामने। क्या पता बताया है। वाह। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? कोई भी चीज जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर कर दी जाए वो कंपनी बन जाएगी। इससे कुछ नहीं होता। तो बट द डेफिनेशन गिवन अबाउट डज नॉट मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। मिस्टर हैने हैज ट्राइड टू गिव स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। इसका कमी को मिस्टर हैने ने पूरा किया। अकॉर्डिंग टू हैने, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। गौर से समझिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। दो बातें आ गई निकल करके, पहला आर्टिफिशियल और दूसरा पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ, इसको जनरेट कौन करता है? कोई व्यक्ति नहीं, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून इसको जन्म देता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, आपसे अलग अस्तित्व है। विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन लगातार चलेगा, एंड अविरत उत्तराधिकार, कॉमन सील एक मोहर होगी। इस सबसे कहने से आप कहना क्या चाहते थे? उनका कहना था, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्क्रिप्शन a complete definition of company may be given as under, and what is that? Company is an artificial person, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून के जरिए बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी, अलग अस्तित्व, विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब एक मोहर, जिससे पता चलता है कि हाँ ये हमारी है, ये मैंने साइन किए हैं। इट इज फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, नई चीजें जोड़ी गई, कोई उद्देश्य लेकर के इसका बनाया जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सामान्यतया लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब क्या? जिस व्यक्ति ने जितना पैसा लगाया उतने पैसे तक उसका दायित्व, उसकी लायबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी तक ही सीमित है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा घर बार भी बिकने की स्थिति आ जाती थी अगर नुकसान होता था। पार्टनरशिप में भी यही स्थिति थी। अगर लिमिटेड पार्टनरशिप नहीं है तो घर बार बिक जाएगा, किसी ने एक का तो बिकना ही बिकना तय है। लेकिन कंपनी में क्या हुआ? यहां पर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कर दी गई। तो जरा देखिए, नटशेल में अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर की कमियों को दूर करने के लिए लाए पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए लेके आए कंपनी। कैसे? अब देखिएगा, इसका मतलब क्या निकला है कैरेक्टरिस्टिक्स में? पहला, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इसको हर वो अधिकार प्राप्त है जो एक
व्यक्ति को, एक इंसान को प्राप्त है एक्सेप्ट बायोलॉजिकल राइट्स। कंपनी शादी नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी सामान खरीद सकती है, माल खरीद सकती है, माल बेच सकती है, लोन ले सकती है। कंपनी जमीन जायदाद खड़ी कर सकती है। कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी आप पर मुकदमा कर सकती है। यानी कि हर वो अधिकार लीगली जो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वो सारे अधिकार एक कंपनी को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि इसको बायोलॉजिकल अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, जिसको किसी कानून के जरिए क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे भारत में इंडियन कंपनीज एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसको क्रिएट किया जाता है। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? हमारा जो अस्तित्व है और कंपनी का जो अस्तित्व है, ये दोनों अलग अलग होंगे। सेपरेट एंटिटी यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है? कंपनी अपने शेयर होल्डर के ऊपर मुकदमा कर सकती है, शेयर होल्डर कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकता है, दोनों लड़ सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम ये नहीं कहेंगे मैंने तेरे में 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, मैं तेरा मालिक हूं ना। मालिक वालिक नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया है। कंपनी अलग है, आप अलग हैं। ये कुछ इस तरह की बात है जैसे पिता पुत्र, पुत्र की, लड़के की अपनी एंटिटी है, अपनी अलग है। ऐसा नहीं है कि कल को एग्जाम हो रहा हो और पिताजी आके क्या कहें, मैं भी तो पिता हूं इसका, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं एग्जाम इसकी जगह, क्या बात हो गई, डिग्री तो घर में ही रहेगी। नहीं, पुत्र अलग है, पिताजी अलग हैं। बैंक में सिग्नेचर पिताजी के चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे। ये नहीं जाके आप कह सकते मेरे पापा ही तो हैं, क्या हो गया, वो भी तो आकर के दे देंगे। नहीं, सेपरेट एंटिटी, पिता अलग, पुत्र अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, परपेचुअल सक्सेशन। गौर से समझिएगा, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को गुलाम बनाया था, वो कंपनी आज भी जीवित है। काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उसका अस्तित्व क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो कंपनी आज भी चल रही है। उसको बनाने वाले, उसको चलाने वाले कहां चले गए कुछ नहीं पता, बट कंपनी स्टिल सर्वाइव्स। तो कंपनी का अस्तित्व लगातार चलता रहेगा जब तक कि कोई कानून उसे समाप्त ना कर दे। कॉमन सील, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा था? कानून समाप्त ना करे, क्रिएटेड बाय लॉ है तो समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास है? लॉ के पास ही रहेगा। कॉमन सील कैसे पता चलेगा कि कोई आइटम, कोई दस्तावेज, कोई चीज कंपनी ने खरीदी? इसके लिए कंपनी को एक मोहर बना करके दी जाती है। उस मोहर के आधार पर, कॉमन सील के आधार पर, जो जिस कागज के ऊपर भी लग गई, ये मान लिया जाएगा उस कागज को कंपनी ने साइन किया है। कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कंपनी को कोई एक कॉमन ऑब्जेक्ट, कोई उद्देश्य लेकर के खड़ा किया जाएगा। इस कंपनी को बनाने, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा जाएगा इस कंपनी का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने बेचने के लिए किया जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाएगी और बेचेगी, मैकेनिकल सामान अगर है वो नहीं बेचेगी, तो ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, जितने इसके मेंबर्स हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया केवल वहीं तक आपकी दायित्व रहेगा, उसके बाद उसका दायित्व नहीं रहेगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मालिक और प्रबंध दोनों अलग अलग होंगे। मालिक अलग, मैनेजमेंट अलग। मालिक कौन? तकनीकी रूप से कहा जाए भाई, जिसने भी पैसा लगाया उतने परसेंट का मालिक। मान लीजिए कंपनी की पूंजी है कितनी? 1 करोड़ रुपए, और आपने क्या कहा कि भाई हम 100 रुपए के शेयर्स बाजार में फ्लोट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आप 500 रुपए के मालिक, तो किसी के पास अगर 1000 शेयर हैं तो वो भाई 1 लाख रुपए का मालिक। तो टुकड़ों में, परसेंटेज में बटी हुई है मालिकाना हक।
ये कुछ इस तरह की बात होगी जैसे रेलवे के डिब्बे पे लिखा होता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, छूना मत। ये नहीं कहोगे आप रेलवे मेरी संपत्ति है, मैंने अपनी संपत्ति तुम्हारे पास नहीं रखना चाहता, ये बल्ब निकाल के मैं अपने घर ले जा रहा हूं, ये पंखा निकाल के मैं अपने घर ले जा रहा हूं, मेरी संपत्ति में अपनी संपत्ति को कहीं भी रखूं नहीं, आपकी संपत्ति है, छूना नहीं। बिल्कुल उसी तरह से मालिक हैं, बात मत करना। तो मालिक और मैनेजमेंट, प्रबंध दोनों अलग अलग रहते हैं। ये थी कंपनी की कुछ खास बातें। अब सवाल ये पैदा हुआ कि कंपनी बनाने से फायदे क्या होते हैं। ये फायदे 4 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं: इकोनॉमिक एडवांटेजेस, मैनेजरियल एडवांटेजेस, सोशल एडवांटेजेस। आर्थिक लाभ, प्रबंधकीय लाभ, सामाजिक लाभ और कुछ ऐसे लाभ जो इन तीनों श्रेणी में नहीं आते, उनको हम किस में रख देते हैं? अदर्स में। इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहले, सफिशिएंट कैपिटल, जितनी पूंजी चाहिए उतनी पूंजी ला सकते हैं। खास बात देखिएगा, ये आप आजकल जो कंपनियां बनती हैं, करोड़ों की संख्या बहुत पीछे रह गई। 100 करोड़ की कैपिटल लगा दी, 1000 करोड़ की कैपिटल लगा, मतलब संख्याएं बोलने में भी ऐसा लगता है करोड़ करोड़। तो जितनी भी कैपिटल चाहिए आपको, वो उतनी कैपिटल आप इकट्ठा कर सकते हैं। इतनी कैपिटल इकट्ठा करने के बावजूद लायबिलिटी सबकी सीमित है। जिसने जितना रिस्क लेना था उतना लिया, फालतू रिस्क लेने की किसी को जरूरत नहीं थी। डिवीजन ऑफ रिस्क, ये रिस्क बट गया। अगर 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं तो ये रिस्क 1 लाख लोगों में बट गया। पार्टनरशिप में ये रिस्क 20 लोगों में बटा हुआ था। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये रिस्क अकेले आप बेयर कर रहे थे, यहां पर लाखों लोगों में बट गया है। सबसे बड़ी एडवांटेज जो मिलती है वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एडवांटेज। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन की एडवांटेज होती क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं आपको हलवाई की दुकान है, सपोज। पहला लड्डू बनाने के लिए हलवाई को क्या करना पड़ेगा? बाकायदा पूरा कच्चा माल सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, भट्टी लगानी पड़ेगी, कढ़ाई भी गर्म करनी पड़ेगी, एक कारीगर भी रखना पड़ेगा, एक दूसरा कारीगर लड्डू बांधने वाला रखना पड़ेगा, बाकायदा एक कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा जहां पर डिस्प्ले पर वो रखा जाएगा, खुद भी बैठेगा। उस अकेले लड्डू की कीमत है हजारों रुपया। लेकिन अब चूंकि ये सब कुछ आप इकट्ठा कर चुके हैं, अगर आप एक लड्डू की जगह पर 1000 लड्डू बनवा लेते हैं तो हर लड्डू की कीमत घट के रह गई 10 रुपए। और अगर 1000 रुपए, 1000 से ज्यादा आपने कहा कि भाई हम तो 5000 लड्डू बनवा लेते हैं, तो घट के कीमत रह जाएगी 5 रुपए। क्योंकि हलवाई वही रहेगा, उतना ही, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। कोल्ड स्टोरेज जो आपने बनाया उसकी कीमत उतनी रहेगी, आपकी मेहनत उतनी ही रहेगी। केवल कीमत किसकी बढ़ी? रॉ मटेरियल की, बेसन, चीनी, घी, बस। बाकी कीमत जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो वहीं की वहीं स्थिर है। जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी में बट जाएगी। नतीजा, लागत कम होती चली जाएगी, आपका माल सस्ता होता चलेगा। चाइना इसी चीज का फायदा उठाता है। वो क्या करता है? अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। नतीजा, आपका माल सस्ता हो जाता है और दूसरे का माल महंगा पड़ जाता है। सोशल एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी, स्टेबिलिटी। जैसे मैंने अभी बताया था, कंपनी, पीपल में कम, पीपल में गो, बट कंपनी स्टेज फॉर एवर। कहावत है ये। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, कंपनी अपनी जगह पे खड़ी है। टाटा आजादी से भी पहले से कंपनी चल रही है, पता नहीं कितने लोग आए, कितने टाटास चले गए, बट कंपनी चल रही है। मोदी कंपनी चल रही है। धीरू भाई अंबानी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चले गए, उनके लड़के संभाल रहे हैं, उसके कंपनी वही है। रिलायंस अभी भी चल रही है, आगे चलती रहेगी, मालिक बदलते रहेंगे। तो स्टेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका मिलता है। इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दो,
100 रुपए लगाओगे 150 रुपए हो जाएंगे, हमें कुछ डिविडेंड भी मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोगों के अनुभवों का फायदा मिल जाता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, अनलाइक टू पार्टनरशिप जहां पर डेमोक्रेसी तो थी लेकिन माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड थी। यहां पर 100 लोग मीटिंग में आए, 51 लोग जिस प्रस्ताव के पक्ष में आ गए वो उसे माना जाएगा। ट्रू डेमोक्रेसी, रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मालिक अलग मैनेजमेंट अलग, तो मैनेजमेंट तो अपनी तनख्वाह तक तो सीमित है और उसकी एक पढ़ाई हुई है, तो वो ऐसे निर्णय भी ले सकती है जिनमें रिस्क हो, जो एक मालिक के तौर पर शायद आप ना लें। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, एमबीए, बीबीए, ये कहां से निकल के आए? कंपनियों की मैनेजमेंट की जरूरतों के कारण, मैनेजमेंट की जरूरत थी तो इस तरह के प्रोफेशन के लोगों को इकट्ठा किया गया। मैनेजरियल एडवांटेजेस क्या हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स इन मैनेजमेंट। कोई व्यक्ति सेल्स में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति फाइनेंस में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, कंपनी सबको लेकर के आती है। तुम सेल्स देखो, तुम मार्केटिंग देखो, तुम फाइनेंस देखो, तुम अकाउंट्स देखो, और बदले में कंपनी को हर चीज के बेस्ट लोगों का फायदा मिल जाता है। प्रमोशन टू बिजनेस रिसर्च, जैसे आजकल आपने देखा होगा ई व्हीकल्स का बड़ा जोर चल रहा है, सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। एक व्यक्ति के रूप में, एक पार्टनरशिप के रूप में, क्या आप कुछ 100 करोड़ रुपए, कुछ 100 करोड़ रुपए रिसर्च पर खर्च कर देंगे? एक पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी कह सकती है कि चलो एक काम करते हैं, 100 करोड़ रुपए लगाते हैं रिसर्च पर, अगर कामयाब हो गए, अगर कामयाब हो गए तो ये 100 करोड़ 1000 करोड़ बन करके वापस आ जाएंगे, और अगर नाकामयाब हो गए कोई बात नहीं, कोई और चीज देखेंगे। जैसे रिसेंट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोरोना का टीका। विश्व की, दुनिया की कितनी कंपनियां बनाने में लगी हुई हैं, एक व्यक्ति नहीं बना सकता था, कंपनियां लगी हुई हैं, कंपनीज, क्योंकि वो इसके ऊपर होने वाले खर्च को बेयर कर सकती है। जिस कंपनी ने सबसे पहले बना लिया और यूटिलाइज्ड हो गया, उसके बारे में आ रहे हैं, वो कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। दैट इज प्रमोशन टू बिजनेस रिसर्च। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप, आज आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही है, अपना शेयर उठाइए, शेयर मार्केट में ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, खत्म, आराम से 2 घंटे के अंदर आपका मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया। अनलाइक टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जहां मालिकाना हक ट्रांसफर करना ही लगभग नामुमकिन था। एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक कंपनी जो सरवाइव करती है दर्जनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करने में मदद करती है। कोई सेबी, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, ये सब किनकी मदद से चल रहा है? कंपनीज की मदद से चल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ओएनजीसी, डीएवी कॉलेज में ओएनजीसी ने आपके खेलने के लिए एक बहुत बढ़िया टेनिस कोर्ट बनवाया है। हम नहीं बनवा सकते थे, लेकिन एक कंपनी ने डीएवी कॉलेज की मदद की, आपको एक गेमिंग सेंटर बना करके दिया। रिलायंस ने, धीरू भाई अंबानी जी की कंपनी ने आपके कॉलेज में वाईफाई करके दिया कि भाई हमारे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो मदद है, ये कंपनी के माध्यम से हो सकती है, कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं कर पाती। इतनी सारी बातों को देख करके तो ये लग रहा है जैसे कंपनी से बेहतर कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी हुई होती है, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला, मैनेज जो डिसएडवांटेजेस हैं 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम: मैनेजरियल डिसएडवांटेज, सोशल डिसएडवांटेज एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस।
फ्रॉड बाय प्रमोटर्स, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी बात है जैसे पटाखा छुटाते समय अगर किसी का हाथ जल जाए तो हम ये कहें कि पटाखे खराब हैं? नहीं, सावधानी रखनी थी ना। वही चीज यहां पर है। कुछ फ्रॉडुलेंट प्रमोटर्स, फ्रॉडुलेंट व्यक्ति फर्जी कंपनियां खड़ी करके लोगों को धोखा देते हैं। और चूंकि कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है और कंपनी के नाम पर एक विश्वास पैदा होता है, तो इन प्रमोटर्स के लिए फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाता है। इररेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट, मैंने जैसे पहले बताया, जो मैनेजर्स हैं उनको क्या लेना है, भाई मेरी महीने भर की तनख्वाह पक्की रहे। भाई ये 500 करोड़ का लोन ले लिया जाए, अरे ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, देख भी नहीं रहे हैं भाई, 500 करोड़ का लोन लिया है तो इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का ब्याज भी देना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए एक काम करते हैं, लोन तो आ गया, एक बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं मैनेजर साहब के लिए, एक दूसरी बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं प्रमोटर साहब के लिए। अरे भाई ये बीएमडब्ल्यू लेने से कंपनी का क्या फायदा होगा, कोई सोचने वाला नहीं। तो कई बार मैनेजमेंट इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है और ऐसे फैसले करने लगता है जो गलत होते हैं और जो कंपनी को डुबोने में मददगार हो जाते हैं। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजंस, कोई भी डिसीजन लेना है, मीटिंग बुलाइए, 51% लोग एक तरफ होंगे तो फैसला होगा, वरना नहीं होगा। कॉम्प्लिसिटी इंफॉर्मेशन, कागजी कार्यवाही बहुत है, मुझसे पूरा कीजिए तब होगा। और एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस, कानून का हर मामले में दखल है, हर मामले में। अगर आपने अपने आर्टिकल्स में, अपने मेमोरेंडम में लिख दिया कि कंपनी माल खरीदेगी और बेचेगी, तो केवल खरीद और बेच सकती है, बना नहीं सकती। आपने लिख दिया उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के बाहर नहीं जाएगी, जितनी सीमा है उत्तराखंड की उतने के अंदर ही रहेगा। तो दैट मीन लीगल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इसके अंदर आ जाती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, 51% एक तरफ है, 49% जो रह गए उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। वो तो अच्छी सही बात होते हुए भी उनको बेयर करना पड़ेगा, ये सोशल डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ डायरेक्ट इनिशिएटिव, किसी को भी काम करने की प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं मिलती। क्यों प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं मिलती? मैनेजर को अपनी तनख्वाह से मतलब, शेयर होल्डर को अपने डिविडेंड से मतलब, कंपनी को इन सब के ऊपर डिपेंड रहना है। अगर प्रॉफिट कमा रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं कमा रही है तो भाड़ में जाए, स्थिति ये बन जाती। तो नोबडी टेक्स पेन्स। हाँ, कभी कभी जो डायरेक्टर्स हैं अगर वो ईमानदार हो जाते हैं, वो कंपनी के हित को सोचने लगते हैं, तो फिर किसी कंपनी को रिलायंस बनने में भी देर नहीं लगती, किसी कंपनी को टीसीएस बनने में भी देर नहीं लगती, किसी कंपनी को टेस्ला कंपनी बनने में भी देर नहीं लगती। टेस्ला की शुरुआत, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी टेस्ला, इसकी शुरुआत एक घर के गैराज से हुई, लेकिन लोग, उन्होंने, डायरेक्टर्स ने, लोगों ने मिलकर के काम किया और आज दुनिया का प्राइवेट अंतरिक्ष यान, स्पेसक्राफ्ट टेस्ला के नाम पर है। वो ले जाने की बातें कर रहे हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। लेकिन ये मुझे पता है कि वो ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर ये इंडिविजुअल होते तो ये सीक्रेट होता। वन फाइन मॉर्निंग एक ये होता कि भाई हमने ये तैयार कर दिया है, जिसको चलना है आ जाओ। लेकिन कंपनी है, इसलिए उन्हें अपने हर प्लान को पब्लिक डोमेन में खोलना पड़ता है। तो लैक ऑफ सीक्रेसी ये कंपनी की सोशल डिसएडवांटेज है। सट्टा, ये सबसे बड़ी कंपनी की डिसएडवांटेज है। 100 का शेयर 4 दिन में 150 का हो जाएगा, सट्टा नहीं हुआ बेच दो, खरीद लो। तो ये जो सट्टाबाजी है, ये एक कंपनी फॉर्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अभी मैं लड्डुओं की बात कर रहा था, 1000 लड्डू बनाने में लागत घट तो गई, लेकिन
अगर आप उन्हें नहीं बेच पाए तो, अगर आप उन्हें सर्कुलेट नहीं कर पाए तो पता चला जो पैसा कमा सकते थे वो सारा डूब गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां, बड़े बड़े टू व्हीलर इंडस्ट्रीज, टीवी इंडस्ट्री जो कहते हैं ना कभी कभी 50,000 की डिस्काउंट पर, 20,000 रुपए की डिस्काउंट, गाड़ी ले जाओ, फेस्टिवल फलाना ढिकना, बहाना कुछ भी बनाए, असल बात क्या है, स्टॉक इकट्ठा हो गया है, उसको कैसे धक्का दें। आपको अब दिसंबर आने जा रहा है, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, भाई 2021 मॉडल चाहिए। 2020 31 दिसंबर को प्लांट में जो गाड़ी बनी है उस गाड़ी को आप क्या कहेंगे, पिछला मॉडल है, बेकार हो गया, तो लास्ट ईयर का मॉडल हो गया है। ये कहां जाएगा, ये डिस्काउंट पे जाएगा। तो ये क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज। इविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, लाभ पहले बाकी सब बाद में। एक छोटा सा एग्जांपल, अभी आपने 2 दिन पहले खबर पढ़ी होगी, तेजस, वो ट्रेन जिसको प्राइवेट ट्रेन के तौर पर एडवर्टाइज किया गया और ये कहा गया है कि न्यू एरा है, अभी मैंने खबर पढ़ी वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि पैसेंजर नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट किसी और ट्रेन के लिए किया जा सकता था? प्रॉफिट हो रहा था तो तेजस चलेगी, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तेजस बंद हो जाएगी। प्रॉफिट हो रहा है तो हमें नहीं पता, लेकिन लॉस होने पर कोई और ट्रेन बंद नहीं होगी। दैट इज इविल्स ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ है तो बिजनेस चलेगा, लाभ नहीं है बिजनेस बंद कर दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी क्या होती है।